Hello dear learners, welcome you all on my YouTube channel Tesla Tutorial. Dear learners, this video is for class 10th students, and in this video we will discuss about chapter 10, which is light, reflection and refraction. So let's start the topic. Very first, as the name of the chapter is light, reflection and refraction. So very first we will know about light, some properties of light, and then we will discuss the phenomena, natural phenomena shown by light, which is reflection and refraction. So without any delay, I'm coming to the topic, which is light. So if we are talking about light, what is light? Very first thing, then simply in previous classes I think you all studied that light is a form of energy. कैसे कंफर्म किया जा सकता है कि लाइट एक एनर्जी है? सिंपली जब भी आप लाइट में, सनलाइट में किसी भी चीज़ को एक्सपोज करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। मतलब लाइट में किसी न किसी तरीके से हीट एनर्जी एसोसिएट है, तो हम कह सकते हैं कि लाइट एक तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट, अगर हम लाइट कहीं भी किसी भी प्लेस पे अगर परफेक्ट डार्कनेस हो, मीन्स लाइट कंप्लीटली एब्सेंट हो, तो हम चीज़ों को देख भी नहीं पाते हैं। मीन्स अगर लाइट नहीं है तो हम चीज़ों को देख नहीं सकते हैं। लाइट है तभी हमें कोई भी चीज़, कोई भी थिंग दिखाई पड़ती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं लाइट एक एनर्जी है जो कि हमें इनेबल करती है थिंग्स अबाउट अस को देखने के लिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें नेचर, मीन्स लाइट एक्चुअल में क्या पार्टिकल नेचर का है या लाइट वेव नेचर का है, अगर हम इस बारे में डिस्कस करें तो सिंपली लाइट दोनों तरीके के नेचर रखता है। मीन्स हम लाइट को एक्सट्रीम वेलोसिटी से मूव करते हुए पार्टिकल जैसा भी कंसीडर कर सकते हैं और वेव जैसा भी कंसीडर कर सकते हैं। मीन्स इन सम फेनोमेना लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल एंड इन अदर फेनोमेना इट बिहेव्स एज वेव एज वेल, बट एट द सेम टाइम in the same phenomena it can't behave as particle as wave both. means what? means एक साथ लाइट, पार्टिकल और वेव दोनों नेचर नहीं रख सकती है। मीन्स एट अ टाइम लाइट या तो पार्टिकल नेचर रख सकती है या फिर वेव नेचर रख सकती है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जरा सा देखिएगा, अगर हमने वेव कहा लाइट के बारे में, जैसा कि यहाँ आपने सेकंड पॉइंट में ही हमने कहा कि लाइट एक तरीके की वेव है, तो किस तरीके की वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का चैप्टर है, वहाँ पे थोड़ा बहुत नॉलेज आप गेन करेंगे तो आप अच्छे समझ पाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे लाइट है। तो फिर लाइट अगर वेव है तो क्लास 9th में आपने पढ़ा वेव पार्टिकल के मोड ऑफ वाइब्रेशन के बेसिस पे दो तरीके की हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो लाइट है एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर की है, ट्रांसवर्स नेचर की है। तो एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को प्रूफ किया गया कि लाइट में जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं वो वेव के चलने की दिशा के नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो इस तरीके का नेचर जिसमें कि मीडियम के पार्टिकल्स वेव के चलने की डायरेक्शन के नॉर्मल वाइब्रेट करते हैं, ऐसे वेव को हम ट्रांसवर्स नेचर का वेव कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल आप जानते हैं वेव के चलने की डायरेक्शन में ही मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। तो इस तरीके से हमें ये पता चला थर्ड पॉइंट के थ्रू कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका नेचर क्या है? ट्रांसवर्स है। यहाँ पे ये फिगर आप देख सकते हैं। इस फिगर में एक्चुअल में लाइट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है का प्रॉपर प्रेजेंटेशन दिखाया गया है। मीन्स यहाँ पे जरा सा देखिएगा, ये जो वेक्टर्स दिखाए गए हैं ये वेक्टर्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के हैं। वेक्टर्स की साइज डिफरेंट है। इसका मतलब है बेटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड दोनों के जो मैग्नीट्यूड हैं चेंज होते हैं और डायरेक्शन भी सर्टेन टाइम के बाद अल्टर होती है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके पास वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं। और जैसा देखिएगा, आप अगर यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, अगर आप ये इन वेक्टर्स को मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और ये फिर से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स है लेकिन नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है, बिकॉज डायरेक्शन अल्टर हो जा रही है।
इन द सेम वे ये जो वेक्टर्स आपने प्रेजेंट कर रखे हैं, दीज वेक्टर्स, दीज आर द इलेक्ट्रिक वेक्टर्स। तो यहाँ पे आपने लिख रखा है एक्चुअली इलेक्ट्रिक वेक्टर्स जेड एक्सिस के लॉन्ग हैं। तो फर्स्ट पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग एंड देन आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, ऑसिलेट करती है। और किस डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है, वेव की चलने की दिशा के नॉर्मल डायरेक्शन में। देखिए जैसा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव आपने दिखा एक्स एक्सिस। तो अगर लाइट एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही है तो लाइट के कंस्टिट्यूएंट जो कि वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं वो रिस्पेक्टिवली वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग वाइब्रेट करते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा मींस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मिलके प्रोपगेशन कराते हैं किसका, लाइट का। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, फोर्थ पॉइंट। जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्रोपगेशन के लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कन्वर्जन एक दूसरे को कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करता रहता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के प्रोपगेशन के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इस तरीके से लाइट के प्रोपगेशन के लिए भी किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखें, लाइट प्रोपगेट्स इन अ स्ट्रेट पाथ। आप इस बात को ऑब्जर्व ही करते हैं, अगर किसी मीन्स लाइट सोर्स से निकल रही लाइट के पाथ में अगर कोई आप ऑब्स्टेकल रख देते हैं तो ऑब्वियसली ये जो भी आपने ऑब्स्ट्रक्शन किया है इस ऑब्स्ट्रक्शन का एक शार्प शैडो आपको वॉल पे, अपोजिट वॉल पे या फिर स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है। इससे प्रूफ किया जा सकता है या इस ऑब्जर्वेशन को देख के कहा जा सकता है कि लाइट स्ट्रेट पाथ में चलती है। तो स्ट्रेट पाथ, ये जो स्ट्रेट पाथ लाइट का है, इसी स्ट्रेट पाथ को एक्चुअल में हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। तो लाइट जिस स्ट्रेट पाथ से होके पास होती है मीडियम में, दैट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। अब जरा सा देखिएगा, अगर हम इन रेज का कलेक्शन बना लें, रेज का अगर कलेक्शन बनाए तो एक्चुअली बंडल ऑफ रेज हो जाएगा और इस बंडल ऑफ रेज को हम सिंपली बीम ऑफ लाइट कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइट। अब हमें नेक्स्ट आगे इसके पढ़ना है लाइट के फेनोमेना के बारे में जो कि लाइट शो करती है। तो अगर हम कॉमनली लाइट के फेनोमेना की बात करें जो कि हम डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं, तो उन फेनोमेना में आप देखते हैं मिरर से हमारा इमेज का फॉर्मेशन लाइट के कारण है। चूंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि अगर लाइट नहीं है तो हमें चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो इस तरीके से चीज़ों का दिखाई पड़ना या फिर मिरर या लेंस से इमेज का फॉर्मेशन होना, इसके अलावा रिफ्लेक्शन होना, रिफ्रैक्शन होना, रिफ्रैक्शन मींस बेंडिंग ऑफ लाइट इन अ बाय अ मीडियम, या फिर स्टार्स का ट्विंकल करना, या फिर रेनी सीजन में, रेनी डेज में रेनबो का फॉर्मेशन होना। ऑल दीज आर द इंटरेस्टिंग एंड वंडरफुल फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेना शोन बाय लाइट। तो इन सारे फेनोमेना को हम वन बाय वन करके अब हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट थिंग जो हमें डिस्कस करना है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि इन द डार्क रूम वी आर अनेबल टू सी द थिंग्स, वी कैन सी द थिंग्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि लाइट के प्रेजेंस से ऐसा क्या होता है कि चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ही एक्चुअल में हमें ये रिफ्लेक्शन से मिलने वाला है। सो सिंपली होता क्या है एक्चुअल में, लाइट के प्रेजेंस में सोर्स ऑफ लाइट से निकलने वाली लाइट जिन भी थिंग्स पर पड़ती है उनसे वो स्ट्राइक करके बाउंस बैक होती है, बाउंस बैक होके हमारी आईज तक पहुंचती है। और इस तरीके से जिन भी चीज़ों से लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके, बाउंस बैक होके आईज के थ्रू रेटिना पर पड़ती है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम देख पाते हैं। जैसे कि इस ब्लैक बोर्ड पे क्या कुछ, व्हाइट बोर्ड पे क्या कुछ लिखा है हम देख सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख सकते हैं कि इस वॉल के अदर साइड क्या है। वॉल के अदर साइड क्या है हम क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वॉल के अदर साइड जो कुछ भी है एक्चुअली में लाइट तो है वहाँ पे, लेकिन उस ऑब्जेक्ट से अदर साइड वॉल के जो कोई भी ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है वहाँ से जो भी लाइट रिफ्लेक्ट बैक, बाउंस बैक हो रही है एक्चुअल में वो हमारी आईज तक नहीं पहुँच पा रही है, इसलिए हम उन ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जिन भी चीज़ों से लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके हमारी रेटिना तक पहुँच पा रही है उन चीज़ों को एक्चुअल में हम क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। सो आप कह सकते हैं ओनली ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द थिंग्स वी कैन सी द थिंग्स। सो अब जरा सा देखिएगा, हम एक्चुअल में किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से भी किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट एक साइड से दूसरे साइड क्या कर जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। तो इस ट्रांसमिशन के थ्रू लाइट अदर साइड से रेटिना तक पहुंच सकती है, इसलिए हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मीडियम के वन साइड टू अदर साइड देख सकते हैं। बट ऑपेक मीडियम
ऑपेक ऑब्जेक्ट के अदर साइड नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ऑपेक एक्चुअल में जो भी लाइट हमारे आइज तक पहुंचने वाली होती है ऑब्जेक्ट से बाउंस बैक होके, बाउंस ऑफ होके उन सबको क्या कर देती है, रोक देती है। अब अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन कहें तो सिंपली हम कह सकते हैं कि बाउंसिंग बैक या बाउंसिंग ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो अगर अब हम बात करें तो रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें, सो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में एक्चुअल में लाइट किस तरीके के सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, उस सरफेस के नेचर के बेसिस पे एक्चुअल में हम रिफ्लेक्शन को दो तरीके से या टू पार्ट्स में कैटेगराइज करके पढ़ सकते हैं। फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर, एंड सेकेंड वन इर्रेगुलर, इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो जरा सा देखिएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन, अगर हमारे पास जो भी सरफेस है जिससे लाइट बाउंस बैक हो रही है, बाउंस ऑफ हो रही है, अगर वो सरफेस हाईली पॉलिश्ड सरफेस है, हाईली स्मूथ सरफेस है, तो इस स्मूथ, हाईली स्मूथ पॉलिश सरफेस से जो कोई भी रिफ्लेक्शन हो रहा है एक्चुअल में वो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। जबकि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में अगर हमारा जो भी सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर इरेगुलर हो, जैसे कि ये वॉल, इस वॉल, दिस वॉल इज इरेगुलर इन शेप, सो इस इरेगुलर शेप से होने वाला जो रिफ्लेक्शन है दैट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और जरा सा ये व्हाइट बोर्ड हम देखें तो व्हाइट बोर्ड एक्चुअल में क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है, तो इस पॉलिश्ड सरफेस से होने वाले रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। जरा सा हम कुछ बेसिक डिफरेंस समझते हैं और रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन में अगर सरफेस पे कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है तो उस केस में रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, लाइक दिस। सो आप रेगुलर रिफ्लेक्शन में एक प्रॉपर्टी ये जान पाए कि अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है तो बाउंसिंग ऑफ लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ये एक्चुअल में रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता है। बट इरेगुलर रिफ्लेक्शन जरा सा देखिएगा, अच्छा ऐसा होता क्यों है एक्चुअल में, देखिएगा यहाँ पे जो भी आप नॉर्मल्स ड्रा करेंगे वो सारे नॉर्मल्स भी एक दूसरे के होंगे क्या, पैरेलल। सारे नॉर्मल्स एक मींस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सारे नॉर्मल्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे और ये सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इस तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बेसिस पे ये सारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो इस वे में आप कह सकते हैं सब की सब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। बट जरा सा यहाँ पे देखिएगा इरेगुलर सरफेस के केस में, इरेगुलर सरफेस के केस में जिस भी पॉइंट पे इंसिडेंस लाइट हो रही है उसके करस्पॉन्डिंग पहले तो आप इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा करें और इस टेंजेंट पे फिर आपने ड्रा किया नॉर्मल। अब इस नॉर्मल से जो भी एंगल बना आई, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के करस्पॉन्डिंग में हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलने वाला है। और जैसे देखिएगा इस तरह के पैरेलल अगर कोई दूसरी रे हम कंसीडर करें, सेकंड पैरेलल रे मींस पैरेलल बीम ऑफ लाइट आप कह सकते हैं, तो इस पैरेलल बीम ऑफ लाइट के लिए एक्चुअल में इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट और इस टेंजेंट पे आपने ड्रॉ किया नॉर्मल। तो इस नॉर्मल के केस में देखो जरा सा, नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहे, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस पैरेलल बीम ऑफ लाइट के लिए भी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट के लिए भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल नहीं रहा। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल नहीं रहा तो इस केस में जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। और फिर ऐसे रिफ्लेक्शन को देखिएगा जरा सा, यहाँ से जो भी रिफ्लेक्टेड रे हैं वो रैंडम डायरेक्शन में है, इनकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन पैरेलल बीम ऑफ लाइट गेट्स reflected back. So in this way such a reflection is called irregular reflection. In irregular reflection reflected rays are never ever parallel, but irregular reflection reflected rays are also parallel if parallel beam of light is striking the smooth surface. और अब जरा सा देखिएगा अगर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप प्रीवियस क्लासेस में शायद पढ़े हुए हो, तो चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, इन दोनों केसेस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कंप्लीटली फॉलो होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी फॉलो होगा और यहाँ भी फॉलो होगा। बट
सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि नॉर्मल एक दूसरे से डिफरेंट डायरेक्शन में होने की वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस हर एक पॉइंट पे इरेगुलर सरफेस पे डिफरेंट होगा, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिफरेंट होगा और रिफ्लेक्टेड रेज की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रैंडम हो जाएगी। कुछ चीज़ें और समझनी है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमें जो इमेज बनता है वो शार्प और क्लियर इमेज बनता है। जैसे कि अगर हम क्लीन ग्लास में या फिर क्लीन मिरर में अपने इमेज को देखते हैं या खुद को देखते हैं तो हमारा एक क्लियर एंड शार्प इमेज हमें दिखाई पड़ता है। बट जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो सरफेस हमें प्रॉपर विजिबल नहीं होता है, ये बात हमें नोट करनी है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज फॉर्मेशन मीन्स जिस भी लाइट से, जिस भी ऑब्जेक्ट से लाइट सरफेस को स्ट्राइक करके इमेज फॉर्म करा रही होती है, दैट इमेज इज शार्प बट द सरफेस इज नॉट शार्प। मीन्स द इमेज ऑफ द सरफेस मीन्स सरफेस डज नॉट लुक sharp, does not look clear, but the image formed by the surface, regular surface, due to regular reflection is clear and sharp. बट इरेगुलर केस में क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा होता है एक्चुअल में वो सरफेस हमें क्लियर दिखाई पड़ता है। जैसे कि अगर हम इस व्हाइट बोर्ड के ही केस में देखें तो व्हाइट बोर्ड के केस में ही कहीं ना कहीं हमें ये साइन करता हुआ दिखाई पड़ता है, तो जहां भी ये साइन कर रहा है एक्चुअल में उस केस में हमें इमेज तो दिखाई पड़ रहा है। जिस भी ऑब्जेक्ट का इमेज मींस जहां से भी लाइट आके हमारी आइज तक पहुंच रही है उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमें इस व्हाइट बोर्ड में तो दिखाई पड़ रहा है क्लियरली, लेकिन ये व्हाइट बोर्ड हमें क्लियरली नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द रेगुलर रिफ्लेक्शन। बट जरा से इस वॉल को देखें, वॉल को देखें, वॉल से डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है, डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन है और हमें ये क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। तो मोस्ट ऑफ थिंग जो कुछ भी मीन्स आप कह सकते हैं हमारे कपड़ों से, इस बिल्डिंग की वॉल से जो कोई भी रिफ्लेक्शन हमें दिखाई पड़ रहा है वो सब के सब क्या है, रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। रेगुलर रिफ्लेक्शन कुछ पर्टिकुलर केसेस में जैसे कि वेल पॉलिश्ड मेटल हो गया या फिर आप कह सकते हैं ग्लास सरफेस हो गया या फिर ये माइका हो गया, इन सब केसेस में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रेगुलर है। बट इन ऑल अदर केसेस जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का वो क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। तो आप कह सकते हैं ड्यू टू इरेगुलर रिफ्लेक्शन वी आर एबल टू सी द थिंग्स प्रॉपरली। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर हम बात करें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए, आपने प्रीवियस क्लासेस में शायद पढ़ रखा है, तो हम यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस करते हैं, क्योंकि रेगुलर के केस में जो भी इमेज बनता है हमारा वो सिमेट्री में बनता है, हमारे लिए इजी होता है बनाना। तो हम सपोज करते हैं कोई वेल पॉलिश्ड सरफेस है जिसका एक अदर साइड एक्चुअल में क्या किया गया है, पॉलिश कर दिया गया है, मीन्स ग्लास है, ग्लास का अदर साइड हमने मेटल से पॉलिश कर दिया गया, तो ये वेल रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हम सपोज करते हैं कोई ऑब्लिक रे इंसिडेंट करती है। सो ऑब्लिक रे जिस पॉइंट पे, ये जो सरफेस हमारा है सरफेस एस, हम इसको सरफेस एस कह देते हैं, दिस सरफेस एस इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। सो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है सरफेस को, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो एक्चुअल में जिस भी पॉइंट पे लाइट स्ट्राइक, ऑब्लिक लाइट स्ट्राइक कर रही है सरफेस पे, उस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, मींस किस एंगल की करस्पॉन्डिंग लाइट सरफेस से स्ट्राइक कर रही है। तो एक्चुअल में इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रा करते हैं कोई एक नॉर्मल। सो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल ड्रा करते हैं एक्चुअली वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे भी नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल के रिस्पेक्ट में ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी एंगल सरफेस के रिस्पेक्ट में दे दिया गया होता है और फिर आपसे रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछता है, उस केस में आप ये जो एंगल होता है उसी के करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बता देते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एन, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, नॉर्मल एन के रिस्पेक्ट में इंसिडेंट रे जो भी एंगल क्रिएट करती है, एंगल फॉर्म करती है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो
after striking, as we say, reflection. In reflection, what happens? Light gets bounce off in the same direction. So इस तरीके से लाइट का जो बाउंसिंग ऑफ होगा. सो आफ्टर बाउंसिंग ऑफ जो हमें रे मिलती है, दैट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड ray. That ray is called reflected ray. So actual में laws of reflection, this is experimentally proved that in laws of reflection में very first point means this angle of incidence, means angle made by incident ray with respect to normal is equal to the angle of refraction r. Angle of refraction r is what? This is the angle between reflected ray and normal. So first law में कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर. सेकेंड लॉ जरा सा देखिएगा, हमने ये जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल ड्रा कर रखा है, क्या ये सारे के सारे एक प्लेन में नहीं लाई कर रहे हैं? ऑब्वियसली लाई कर रहे हैं. ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड में इंसिडेंट रे भी लाई करती है, नॉर्मल भी लाई करता है, रिफ्लेक्टेड रे भी लाई करती है. तो इस तरीके से जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन निकल के आता है, दैट इज व्हाट? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन. फिर से समझिएगा, सेकेंड लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal drawn at the point of incidence all lie in the same plane. Clearly incident ray, reflected ray, normal सब के सब कहाँ लाई कर रहे हैं? सेम प्लेन. और सेम प्लेन है क्या? व्हाइट बोर्ड है. अगर आप कॉपी पे बनाएंगे तो आपका जो प्लेन ऑफ कॉपी होगा, इन दैट these three rays will lie, these three segments will lie, and in that case we will say the same thing. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जनरली हम मिरर से रिलेट करते हैं. सो अगर हम मिरर को इस वे में डिफाइन करें तो आपने मिरर, प्लेन मिरर घर पे भी देखा होगा. सो उसमें एक्चुअल में होता क्या है, कोई एक ग्लास सरफेस होता है और ग्लास सरफेस का कोई एक साइड किसी भी तरीके के, किसी भी टाइप के मेटल से हाईली पॉलिश्ड होता है, जिससे कि क्या होता है, लाइट वन सरफेस से किसी एक सरफेस से जब स्ट्राइक करती है तो अदर सरफेस से ट्रांसमिट होने की बजाय कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक होती है. तो इस तरीके से हम अगर मिरर को डिफाइन करें, और फिलहाल ये ज़रूरी नहीं है कि मिरर बना हुआ हो ग्लास का ही, वो प्लास्टिक का भी बना हो सकता है, और हाईली पॉलिश्ड मेटल भी एक मिरर जैसा बिहेव करता है. तो लेकिन टाइपिकल अगर मिरर की हम बात करें तो टाइपिकल मिरर के केस में सिंपली आप कह सकते हैं एक सरफेस जो कि मेटल से, जिसका एक सरफेस, कोई एक सरफेस मीन्स फ्लैट सरफेस आप कह सकते हैं, सरफेस कह सकते हैं, जिसका कि कोई एक सरफेस, कोई आइदर साइड, वन ऑफ द आइदर साइड इज पॉलिश्ड विथ मेटल. और मेटल से पॉलिश्ड होने पे वो करता क्या है, एक्चुअल में लाइट को रिफ्लेक्ट करके ऑब्जेक्ट का शार्प इमेज फॉर्म कराता है. तो वही आपने नेक्स्ट लिखा है, विच रिफ्लेक्ट्स अ क्लियर इमेज. reflects a clear image means reflects light to form clear image. This is the thing. So in this way आप कह सकते हैं a surface typically of glass polished with metal which reflects light to form clear image of the objects called mirror. तो अब जरा सा हम मिरर को अगर हम कहें कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर मे बी, तो सिंपली मिरर मीन्स एक सरफेस ही होगा. अब सरफेस दो तरीके के हो सकते हैं, या तो फ्लैट हो सकता है, प्लेन हो सकता है, या फिर कर्व हो सकता है. तो सरफेस के नेचर के बेसिस पे, सरफेस फ्लैट है या कर्व्ड है के बेसिस पे हम मिरर बनाते हैं, प्लेन या कर्व्ड मिरर. तो अगर हम प्लेन मिरर को सिंपली डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कोई एक प्लेन मिरर या फ्लैट मिरर सिंपली प्लेन मिरर होता है. फ्लैट मिरर के केस में जो रेडियस होता है एक्चुअल में फ्लैट मिरर का, वो होता है इनफाइनाइट. सो ये एक प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हैं. फ्लैट मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स इनफाइनाइट. आप जानते हैं किसी भी प्लेन का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है. तो प्लेन मिरर है तो उसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्चुअल में होता क्या है, इनफाइनाइट. सो अब नेक्स्ट थिंग हमें जो देखनी है वो हमें
प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होता है उस इमेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ डिस्कस करना है। आपने प्रीवियस क्लासेस में शायद कुछ इसके बारे में सीखा हो कि किस तरीके से प्लेन मिरर इमेज फॉर्म करता है और क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में नहीं पढ़ा है तो भी आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है। आप डेली घर पे शीशा देखते हैं, मिरर देखते हैं और उस मिरर में आप जो भी क्वालिटीज़ होती हैं इमेज फॉर्म्ड बाय दैट मिरर, उसको प्लेन मिरर एक्चुअली दैट इज़ उस प्रॉपर्टीज़ को आप नोट कर सकते हैं एंड दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्लेन मिरर हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो अगर हम इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो चलिए देखते हैं कि कोई प्लेन मिरर किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करता है। तो हम सपोज करते हैं हियर दिस इज अ ग्लास whose right side is polished with metal, so working as mirror, plane mirror. So this is the plane mirror and in front of this plane mirror here we are placing object A, B. So we have to form image of object AB with the help of this plane mirror. तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम रे डायग्राम को ड्रा करते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए with the help of प्लेन सरफेस। तो देखिएगा एक्चुअल में जो भी इमेज फॉर्मेशन होगा इस ऑब्जेक्ट का वो बॉटम से टॉप के हर एक पॉइंट का इमेज बनेगा। तो एक्चुअल में हम हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग रेज को कंसीडर नहीं कर सकते, दैट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स। सो अब क्या करेंगे, हम सिर्फ इसके एंड्स पे मीन्स बॉटम और टॉप से रेज को कंसीडर करेंगे और बॉटम और टॉप के रेज को कंसीडर करते हुए और रेज का रियल या वर्चुअल इंटरसेक्शन दैट इज पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। जहां भी बॉटम और टॉप का एक्चुअल में इमेज फॉर्मेशन हो रहा होगा वहीं इस ऑब्जेक्ट के हर एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट का इमेज फॉर्मेशन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो हम करेंगे क्या, एक्चुअल में इमेज ए और बी का इमेज फॉर्मेशन कराने के लिए हम बॉटम और टॉप से टू टाइप ऑफ रेज कंसिडर करेंगे। वन नॉर्मल टू द surface reflecting surface and second oblique to the reflecting surface, means two rays from each end, means from end A as well as end B. तो चलिए हम पहले end A से कंसिडर करते हैं। सो अगर हम end A से बात करें, सो दिस इज द नॉर्मल इंसिडेंस। इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस यू ऑल नो आई थिंक नाउ दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, so angle of reflection is also 0. So in this way light retraces its path in opposite direction. अगर हम इसके वर्चुअल, इस रिफ्लेक्टेड लाइट के वर्चुअल पाथ की बात करें, सो वर्चुअल पाथ हमें मिलेगा कैसे, इस रिटर्न्ड रे ऑफ लाइट के को एक्सटेंड करके बैक साइड टू द मिरर। सो दिस इज द वर्चुअल पाथ। वर्चुअल पाथ क्यों, क्योंकि लाइट मिरर के राइट साइड नहीं जाने वाली है, लेकिन अगर हम इस स्ट्रेट पाथ को एक्सटेंड करें तो हमें ये एक्सटेंशन मिलेगा, मीन्स इट विल बी देयर बट नॉट इन एक्चुअली, दैट्स व्हाई दिस इज वर्चुअल पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। द सेम थिंग हियर फ्रॉम टॉप पॉइंट बी, normal incidence ray, this gets reflect back, and if we draw the virtual path of the reflected ray from B, then this will be the virtual path of the ray from B. Now from A as well as from B we have to consider ऑब्लिक रे। अब जरा सा देखिएगा, ऑब्लिक रे कोई जरूरी नहीं है कि हम इसी पॉइंट पे इंसिडेंट कराएं, ऑब्लिक रे हम कहीं भी इंसिडेंट करा सकते हैं, एनीवेयर विद रिस्पेक्ट टू दिस मिरर। इस मिरर के किसी भी पॉइंट पे हम ऑब्लिक रे को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जहां भी हम कंसिडर करेंगे उस पॉइंट पे फिर से हमें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रा करना होगा नॉर्मल, जबकि ये जो आपने रेज ड्रा कर रखे हैं ये रेज ऑलरेडी सरफेस एस पे नॉर्मल हैं, तो हम इसी सरफेस इन्हीं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ऑब्लिक रे कंसिडर कर लेंगे, तो हमें नॉर्मल ड्रा नहीं करना होगा। तो इस तरीके से अगर हम ए से एक ऑब्लिक रे कंसिडर करें कुछ ऐसे, तो ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में ये जो एंगल बना, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस के ही इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए। तो लाइट ये जो यहाँ से रे जो आपने देखा, सो ये रे कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक होती है। अब जैसा फिर से देखिएगा, अगर हम इस रिफ्लेक्टेड रे, ऑब्लिक रिफ्लेक्टेड रे का वर्चुअल पाथ ड्रा करना चाहें तो हमें फिर से क्या करना होगा, इसको करना होगा एक्सटेंड। चलिए एक्सटेंड करके देखते हैं, लाइक दिस,
दिस। सो जरा सा देखिएगा, ये जो हमें एक्सटेंडेड ए से दो रेज नॉर्मल एंड ऑब्लिक, इन दोनों रेज का यहाँ पे वर्चुअल इंटरसेक्शन हमें बिहाइंड द मिरर मिला। तो इस तरह से पॉइंट ए का वर्चुअल इमेज यहाँ पे एज ए डैश हमें मिल गया। ध्यान समझिएगा, हमने ए से जो भी नॉर्मल एंड ऑब्लिक रे कंसीडर की, इन नॉर्मल एंड ऑब्लिक रे का बिहाइंड द मिरर एक वर्चुअल इंटरसेक्शन ए डैश मिला। तो इस तरीके से पॉइंट ए का वर्चुअल इमेज ए डैश हो गया। इन द सेम वे पॉइंट बी से फिर से हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, और ये नॉर्मल इस नॉर्मल के करस्पॉन्डिंग में नॉर्मल मीन्स ऑब्लिक रे ड्रा करते हैं। ये ऑब्लिक रे इस नॉर्मल के रिस्पेक्ट में जितने भी एंगल से इंसिडेंट हुई है, सेम एंगल से उसको क्या होना है, रिफ्लेक्ट बैक होना है। तो फिर से अगर इस ऑब्लिक रे का हम वर्चुअल पाथ ड्रा करना चाहें तो फिर से वही सेम थिंग हमें करना है, इस पाथ को हमें एक्सटेंड करना होगा, और इस एक्सटेंशन पे हमें कुछ यहाँ पे एट दिस पोजीशन ए पॉइंट बी डैश मिलेगा। इसी तरीके से ए बी के हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यही सेम थिंग हम कर सकते हैं। तो हम सारी चीज़ें मीन्स हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये ना करके सिंपली ए और बी को हम क्या कर दे रहे हैं, मैच कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ए बी का एक वर्चुअल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले हैं, ये लाइट के एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं मिले हैं, लाइट के मीन्स रिफ्लेक्टेड रेज के वर्चुअल इंटरसेक्शन से मिले हैं। इसलिए ए रियल ऑब्जेक्ट ए बी का वर्चुअल इमेज ए डैश बी डैश हमें मिलता है। और अगर हम मिरर से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को कैलकुलेट करें तो सरप्राइजिंगली जो भी डिस्टेंस हमें मिरर से ऑब्जेक्ट का देखने को मिलता है, वही सेम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इमेज का भी मिरर से देखने को मिलता है। इट मीन्स व्हाट, इन केस ऑफ प्लेन मिरर द इमेज इज एज फार behind as the mirror as the object is at front of the mirror. So मिरर के सामने जितनी दूर पर हमारा ऑब्जेक्ट सिचुएट होता है, उतनी ही दूर पे बिहाइंड द मिरर हमें उस ऑब्जेक्ट का इमेज मिलता है। और जरा सा देखिएगा, ए की पोजीशन नहीं चेंज हुई है, बी की पोजीशन नहीं चेंज हुई। इसका मतलब हमारा जो इमेज बना है एक्चुअल में वो क्या है, सीधा है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड नहीं है। अगर इन्वर्ट होता तो ए की जगह बी आता, बी की जगह ए आता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से ए की पोजीशन पे ए डैश, बी की पोजीशन पे बी डैश होना हमें बताता है कि जो भी हमारा इमेज बना एक्चुअल में वो इमेज कैसा बना, इरेक्ट बना। आप सिंपली देखते भी हैं, मिरर के सामने आप देखते हैं, आपके फेस के सामने आपका फेस आता है, फुट के सामने फुट आता है। सो इस वे में आप कह सकते हैं कि जो भी इमेज है वो आपका कैसा है, इरेक्ट है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट हमें नोट करना है। क्या इंपॉर्टेंट नोट करना है, अगर हम अपने इमेज को देखते हैं तो प्लेन मिरर के सामने, तो हमारे इमेज का लेफ्ट हमारा राइट होता है एंड वाइस वर्सा। इट मीन्स व्हाट, हमारा लेफ्ट इमेज का राइट एंड हमारा राइट इमेज का लेफ्ट बन जाता है। तो इस तरीके का जो चेंज हुआ है हम इसको कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। तो इस तरीके से जो हमारा इमेज बनता है प्लेन मिरर से, वो क्या होता है, लैटरली इन्वर्टेड होता है। तो अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर में, और अगर हम साइज की बात करें तो साइज भी सेम है। ए बी की जो भी साइज है वो सेम ए डैश बी डैश की भी है, एक्चुअली हम रे डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से इमेज की अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इमेज की साइज सेम है जैसा कि ऑब्जेक्ट की साइज है। इमेज वर्चुअल है, इमेज इरेक्ट है, बट इमेज लैटरली इन्वर्टेड है। सो ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। Today in this video only this much. In the next video we will discuss about the curved mirror and the image formation by the curved mirror. Thank you for watching.